हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो आज के सेशन में हम जो टेम्परेचर मैपिंग का जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था, सो आज उसका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट 3 होगा उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली मैंने जो टेम्परेचर मैपिंग अबाउट इक्विपमेंट्स, जो भी मेरे स्टोरेज इक्विपमेंट्स हैं जो कि विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम यूज करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन पार्ट को एंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स IQ फेज, OQ फेज, देन फाइनली इट्स PQ which is mapping, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So before I would begin, I would request you all please like this video, share this video and please subscribe to my channel and press the bell icon, right? So आइए स्टार्ट करते हैं। So फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि WHO TRS 961 NX9, उसके बाद मैंने आपको PDA टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 39, फिर उसके बाद से फिर मैंने USP 107N के बारे में आपको बताया था। इनमें आपको मतलब जो भी आपके टेम्परेचर मैपिंग के रिगार्डिंग या फिर क्वालिफिकेशन ऑफ स्टोरेज एरियाज एज वेल एज द इक्विपमेंट्स के बारे में जो भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो आपको इन सब गाइडलाइन में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, राइट? सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया था कि हमने qualifications of storage areas and equipments, right? So as you all know, already we had covered this area part, right? In this video only we will focus mainly on the equipment part, right? Like how and what and all validation procedure, right? What and all, like, validation methodology are generally being used in order to qualify the storage equipment which are generally being used into the pharmaceutical industry, right? So okay, let's start. सो फ्रेंड, जैसा कि सपोज करिए कि जो पहले भी बताया, तो कौन कौन से मेजर इक्विपमेंट है स्टोरेज पर्पस के लिए जो कि हम विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज करते हैं। जैसे कि मैं माइक्रो की बात करूँ तो माइक्रो पार्ट की बात करूँ तो माइक्रो में आपका इंक्यूबेटर हो गया, राइट? कूलिंग कैबिनेट हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, राइट? आपका कोल्ड रूम हो गया। बेसिकली कोल्ड रूम बोल लो तो कोल्ड कैबिनेट होता है जो कि आपको वेयर हाउस एरिया में मिल जाएगा, जहाँ पे जो भी मेरे जो मटेरियल होते हैं, प्राइमरी मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट जो भी APIs होते हैं, जिनकी कंडीशन होती है बहुत एक्सट्रीम, लाइक 2 to 8 डिग्री टू कंडीशन चाहिए होती है स्टोर करने के लिए, उसके लिए जो भी कोल्ड रूम यूज करते हैं, राइट? बेसिकली वो एक तरह का इट इज अ टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर, और लेट्स से इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिज, राइट? मॉडिफाइड वर्जन ऑफ फ्रिज, ब्रॉडर वर्जन ऑफ फ्रिज। तो वो सब जो भी हमारे कोल्ड एरियाज होते हैं, स्टोरेज एरिया, उनको कैसे क्वालिफाई करते हैं, कैसे उनकी मैपिंग प्लॉट करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा कोई कूलिंग चैम्बर है या फिर कोल्ड चैम्बर है, या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे आपका और भी QC की बात करें तो स्टेबिलिटी चैम्बर्स हो गए। ये भी आपके मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे भी तो स्टोरी कर रहे हैं हम, डेफिनेटली जो भी हमारा प्राइमरी जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए उसको स्टोरी करते हैं अलग अलग कंडीशन पे, चाहे वो ACC एसिलेटेड कंडीशन हो या फिर रियल टाइम कंडीशन हो। तो अल्टीमेटली जो भी मेरे स्टोरेज पर्पज की जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उनकी मैपिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाएगी अगेन, जैसे मान लीजिए स्टोरेज इक्विपमेंट्स, लाइक आपका स्टेबिलिटी चैम्बर्स, फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, कूलिंग कैबिनेट, एटसेट्रा, जो भी मतलब सिमिलर इक्विपमेंट्स है जो कि अल्टीमेटली यूज हो रहे हैं हमारे किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में फॉर स्टोरेज पर्पस के लिए, ठीक है? मतलब स्टोरेज पर्पस बोले तो हमें वहां पे कंट्रोल कंडीशन चाहिए अबाउट RH एंड टेम्परेचर, तो उनकी कैसे मैपिंग करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले एज यू ऑल नो, और क्वालिफिकेशन फेज की बात करें, क्वालिफिकेशन फेज, तो सबसे पहले आपको पता ही है URS, जो भी आपका क्वालिफिकेशन फेज है, URS हो गया, फिर आपका FRS हो गया, या फिर DS हो गया, ठीक है? रिस्क असेसमेंट हो गया। उसके बाद फिर आपका IQ, ऑब्वियसली इसके पैरेलली आपका फैट और सैट भी होता है अगर आप करना चाहें तो, वो डिपेंड करता है प्लांट के रिक्वायरमेंट पे, या फिर हमारा जो PO वेंडर से कैसे डिसाइड हुआ उस पर डिपेंड करता है, फैट सैट। फिर आपका IQ, फाइनली OQ, देन PQ में आ जाएगा हमारा टेम्परेचर मैपिंग, राइट? टेम्परेचर मैपिंग, ठीक है फ्रेंड्स? ये हमारा एक जनरल साइकिल होता है। और भी मतलब इसको थोड़ा सा, और इसको मतलब आप उसको मतलब थोड़ा सा और उसको ब्रॉडर करेंगे तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट ये जनरली ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे पहले जो भी हमारा स्टोरेज वेयर हाउस एरिया की बात करें तो वेयर हाउस एरिया में जनरली क्या होता है, फ्रिज होते हैं, कूलिंग चैम्बर्स होते हैं, कोल्ड चैम्बर्स होते हैं, ठीक है? कोल्ड चैम्बर्स, वेयर हाउस एरिया, कोल्ड चैम्बर्स,
ठीक है। तो कोल्ड चेंबर्स की सपोज करिए, तो सबसे पहले से क्या होगी, IQ देन OQ, ये हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जब हम PQ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो दो तरह की स्टडी करते हैं। सबसे पहले कौन सी करते हैं PQ में, टू टाइप्स, एम्प्टी स्टडी और एम्प्टी ऑब्वियसली मैपिंग स्टडी, ठीक है, एंड लोडेड मैपिंग स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स, PQ में। ठीक है, अब बात आ जाएगी कि डाटा लॉगर कैसे सेलेक्ट करेंगे, कितने रन लेंगे। तो जनरली क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम जब हमारा अगर ये जो हमारा कोल्ड चैम्बर जैसे कुछ इस तरह का होता है, मान लीजिए कोल्ड चैम्बर ऐसे है, मान लीजिए, ठीक है, ये आपका इनबिल्ट आपके साथ मान लीजिए ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, और मान लीजिए ऐसे इसकी रैकिंग हुई है। जस्ट एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, राइट, कुछ मान लीजिए इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे बीच में मान लीजिए हमारा जो भी मटेरियल है या प्रोडक्ट है उसको स्टोर करते हैं हम कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब एम्प्टी, तो सबसे पहले जब मेरा IQ OQ कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, जब हम PQ पाएंगे तो एम्प्टी रन प्लान करेंगे, राइट। तो एम्प्टी रन में मतलब जो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर व्हिच वी आर जनरली टेकिंग इनटू कंसीडरेशन व्हाइल प्लॉटिंग द डाटा लॉगर इनसाइड दिस चैम्बर, राइट। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि हम जनरली कंसीडर करते हैं while map this area at empty condition, like what and all, like how number of data logger, how many data loggers are generally being used, what is the rationale behind selecting that the number of data loggers, that and all we will try to rationalize, मतलब हम rationalize करते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं कि कैसे आता है। तो मैं बताता हूँ कैसे आता है। अगर मैं बात करूं एम्प्टी कंडीशन की, ठीक है, एम्प्टी कंडीशन या फिर स्टडी, तो क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डाटा लॉगर्स, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा लॉगर्स, एक तो पहला केस ये होगा कितने डाटा लॉगर लगेंगे। दूसरा क्या हो सकता है फ्रेंड्स, टाइम इन आवर्स, लाइक हाउ मेनी मैपिंग आवर्स जनरली वी हैव टू टेक, मतलब कितने घंटे की मैपिंग स्टडी हम प्लान करें, वो एक टाइम हम डिसाइड करते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच लेते हैं। टाइम इन आवर्स फॉर मैपिंग, मतलब कितने घंटे के लिए मैपिंग करेंगे, ये भी तो एक साइंटिफिक अप्रोच रहेगा। ये कैसे पता, ये भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो जनरली अगर फॉर्मेटर में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिस्क असेसमेंट इज एवरीथिंग, whatever the new things generally we are adopting or we are going to adopt, so the rationale generally the rationale comes from risk assessment, the outcome from risk assessment, जो भी risk assessment हम करेंगे, ठीक है, with respect to that particular system, ठीक है, जो भी उसका आउटकम आएगा, आउटकम बोले तो SOD, ठीक है, SOD, सीवियरिटी, अकरेंस एंड डिटेक्टिबिलिटी, ठीक है। इसके बेसिस पे जो RPN नंबर निकलेगा, रिस्क प्रायोरिटी नंबर, ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि डाटा लॉगर कितने लगेंगे और कितने घंटे की मैपिंग होगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने घंटे की मैपिंग करेंगे। तो जनरली गाइडलाइन में एज सच अगर गाइडलाइन की बात करें, WQTRS की बात करूं तो WQTRS क्या बोलता है कि एम्प्टी कंडीशन में है 24 घंटे की मैपिंग, एटलीस्ट मिनिमम 24 घंटे की मैपिंग हमें करनी चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन है WHO का। बट अगर आपका जो भी आपका चैम्बर है, जो भी आपका इक्विपमेंट है, अगर उसकी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो ज्यादा है, क्रिटिकलिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आप मटेरियल में स्टोर करोगे रूटीन स्टेज में, तो अगर उसमें क्रिटिकलिटी ज्यादा है, उस केस में आप 24 घंटे की बजाय थोड़ा सा आवर्स उसको 24 की बजाय आप 48 कर सकते हो, राइट। वो एक रिस्क असेसमेंट में आप रेशनलाइज कर सकते हो। तो 24 से मतलब जो हम ये लेते हैं 24 से 48 घंटे का हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं फॉर मैपिंग स्टडी। जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हम ये पकड़ते हैं 24 से 48 घंटे का एम्प्टी कंडीशन इनिशियली, राइट। ठीक है, ये हो गया। ये कहां से आएगा, रिस्क असेसमेंट करेंगे इस सिस्टम का, और इस समय क्या पता चलेगा कि मतलब जो भी ये हमारा चैम्बर है, इसके अगेंस्ट में जो क्या क्या मेरे पोटेंशियल फेलियर मोड हो सकते हैं, क्या क्या मेरा प्रोबेबल रिस्क हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। मतलब जब भी ये रूटीन में ये जो मेरा कोल्ड चैम्बर है, जब भी इसमें हम जो भी रॉ मटेरियल होंगे 2 से 8 डिग्री वाले, ऑब्वियसली इसी कंडीशन को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन के जो प्रोडक्ट हम रखेंगे इस चैम्बर में, तो while storing that particular material inside this chamber, what and all are the probable risk which can come to this chamber, क्या कौन से ऐसे रिस्क हो सकते हैं जो इस चैम्बर में आ सकते हैं। तो उस रिस्क को हम मिटिगेट करेंगे रिस्क असेसमेंट करके, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को और अकॉर्डिंगली हम उसका मिटिगेशन प्लान बनाएंगे, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने अगर क्रिटिकलिटी जैसा जैसा रहेगा मेरा, उसके हिसाब से फिर हमने मैपिंग आवर्स डिसाइड करेंगे कितने घंटे की मैपिंग करेंगे, राइट। उसके बाद ये हो गया मेरा नंबर ऑफ डाटा लॉगर।
नंबर डाटा लॉगर कैसे सेलेक्ट करते हैं, रिस्क एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, या फिर रिस्क एस्टिमेट उसमें रिस्क एस्टिमेट में क्या क्या करेंगे कि सपोज कितने शेल्फ है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 4 शेल्फ है मान लीजिए, राइट, 4 शेल्फ है इस चेंबर में, ठीक है, 4 शेल्फ, और 4 शेल्फ के 4 शेल्फ है, और सपोज करिए कि एक 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 मतलब एक ब्लॉक डायग्राम बना के ये देखते हैं कि मतलब इजीली, मतलब एक डमी, मतलब जब भी रिस्क असेसमेंट करेंगे, एक्चुअली में जब रिस्क असेसमेंट जब प्रोटोकॉल बनाएंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे ना सिस्टम का, तो जो भी कुछ डमी मटेरियल होंगे, ठीक है, जो डमी मटेरियल को यहाँ रख के देखेंगे कि एक्चुअली में मतलब जब इम्प्टी रन के स्टार्ट करेंगे, जब इम्प्टी रन स्टार्ट करेंगे तो कितने डाटा लॉगर लगाएंगे, तो उसके हिसाब से मतलब जो शेल्फ की जो लेंथ है, लेंथ, ये लेंथ हो गया। सबसे पहले तो इस पूरे चैम्बर का एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के हिसाब से हमें एरिया निकल गया, ठीक है। इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि कितने मतलब मिनिमम डाटा लॉगर कितने डालने हैं हमने, ठीक है। तो अगर मेरा 4 है तो सपोज करिए क्या करें, तो देख लेंगे कि मतलब एक तो कॉर्नर पकड़ लिया, एक पकड़िए 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, सारे कॉर्नर पकड़ लिए, तो आपके टोटल 9 डाटा लॉगर हमारे एक जनरल बताया हमें, तो इंटरवल एटलीस्ट मिनिमम 9 डाटा लॉगर अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो ये तो फिर हमारे तो ये पूरा का पूरा मेरा चैम्बर मेरा अच्छे से हम इजिली मैप कर पाएंगे, राइट। ये एक मिनिमम 9 डाटा लॉगर का जो गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है, राइट, उसके हिसाब से मिनिमम 9 डाटा लॉगर प्लॉट करते हैं, ठीक है। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि 9 डाटा लॉगर में हमारा जो भी हमारा चैम्बर है, इसको पूरी तरह से हम अगर हम बात करें एम्प्टी रन की, तो यूनिफॉर्म जो भी उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राइट, मतलब ऑब्वियसली इसका जो प्रॉपर्टी कूलिंग की सबसे एम्प्टी रन में क्या देखते हैं कि हम डाटा लॉगर प्लॉट करके देखते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कूलिंग का अक्रॉस द चैम्बर पूरे हर लोकेशन में प्रॉपर कूलिंग जा रही है कि नहीं। जो भी इसकी कंडीशन है, मान लीजिए इसकी कंडीशन है 2 से लेके 10 डिग्री, जो कि इसकी मतलब जो इसका डिजाइन स्पेसिफिकेशन है उसमें ये दिया हुआ है कि ये उसकी लिमिट है, जो कि वेंडर ने दी हमें कि 2 से 10 डिग्री तक कूल करता है, उसी को तो हम चैलेंज करते हैं। बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है कि whatever the at built condition which vendor used to give us, right, that at built condition we used to challenge at our side during the validation or qualification activity। जो भी हमें at built condition में वो जो स्पेसिफिकेशन देता है उसे हम चला के देखते हैं कि जो भी इसका प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है वो मीट कर रहा है कि नहीं, वही तो है वैलिडेशन। बेसिकली व्हाट इज वैलिडेशन, वैलिडेशन इज द प्रोसेस और मेथडोलॉजी इन व्हिच practically we challenge the predetermined specification। जो भी predetermined स्पेसिफिकेशन होते हैं उसको हम चला के देखते हैं कि एक्चुअली में वो मीट कर रहा है कि नहीं। लिख के तो बहुत कुछ दे देता है वेल्डर, राइट, तो ठीक है। तो ये है, तो इसको हम मान लीजिए ये एक सपोज किया मैंने ये लिमिट, उसको हम ये मैपिंग में हम चैलेंज करते हैं, राइट। तो मिनिमम हमें क्या करना है, 9 डाटा लॉगर्स मिनिमम हमें डालने हैं, राइट। मैक्सिमम वी कैन एक्सटेंड अप टू दैट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द चैम्बर, राइट। तो ये मेरा हो गया आपका एम्प्टी कंडीशन, राइट। अच्छा, तो दो चीज हो गई, एक तो मैंने नंबर ऑफ डाटा लॉगर डिसाइड कर लिए, वो फिर वही जो मैंने बताया था आपको, ये आपके पहले एरिया निकालेंगे और एरिया के साथ जो नंबर ऑफ शेल्फ एंड एरिया ऑफ द चैम्बर, उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि कौन कौन से मेरे मतलब क्रिटिकल लोकेशन इनसाइड द चैम्बर, उसके हिसाब से हम डाटा लॉगर प्लॉट करते हैं। मिनिमम 9 का है, मैक्सिमम आप 12-15 कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्रिटिकलिटी और जो भी कॉम्प्लेक्स नेचर है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया एम्प्टी कंडीशन, राइट। ये हम क्या करते हैं, अच्छा, जब भी एक और चीज बताता हूं कि जब भी हम करेंगे फ्रेंड्स एम्प्टी कंडीशन ना, अगर पीक्यू की बात करें फर्स्ट टाइम करेंगे तो मिनिमम 3 रन लेंगे। फर्स्ट रन एट 24 और 48 घंटे के लिए पहला रन ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रन एट सेम कंडीशन, ठीक है, एट सेम कंडीशन, और थर्ड रन एट सेम, 3 रन ले लेंगे, ठीक है। रन 1 रन 2 रन 3, तो 3 रन हो गए मेरे एम्प्टी के, ठीक है। और उसके बाद से जब ये 3 रन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद से फिर आ जाएंगे हम, एम्प्टी हो गया, उसके बाद से लोडेड। पहला मेरा कौन सा हो गया, एम्प्टी कंडीशन, एम्प्टी स्टडी, फिर आपका दूसरा लोडेड स्टडी। लोडेड स्टडी में क्या करेंगे, अगर मेरा प्लांट का जो सेटअप है जहां पे मेरा वो कोल्ड चेंबर मैंने इंस्टॉल करा है, क्योंकि कोल्ड चेंबर की ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे अगर सपोज करिए कि उस प्लांट का पूरा सेटअप रेडी है, वो इस कंडीशन में मेरा चेंबर है कि मतलब हम उसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर उसमें हम चार्ज कर सकते हैं, राइट। उस केस में क्या करेंगे, जो भी मेरा रूटीन प्रोडक्ट है ऑलरेडी उसमें चार्ज करके और फिर उस रूटीन प्रोडक्ट को हम ले लेंगे फॉर आवर वैलिडेशन एक्टिविटी।
नंबर वन, या तो ये हो गया अगर हमारा चैम्बर रेडी नहीं है, अगर मान लीजिए चैम्बर हमारा इंस्टॉल्ड हो गया, सब कुछ हो गया, एट बिल्ट कंडीशन से वो एट डायनेमिक कंडीशन आ गया, राइट। एट बिल्ट बोले तो कि इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है, सब कुछ सारा यूटिलिटी वगैरह सब कुछ रेडी है, मतलब वो गुड टू गो है वो इक्विपमेंट, हम उसको यूज कर सकते हैं, बट हम यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर येट इन अ प्रोसेस टू यूज दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट, हम अभी यूज करने की कंडीशन में आ चुके हैं, बट अभी हम करने वाले हैं। उस केस में क्या करेंगे, कोई भी मतलब कोई भी हमारा डमी डमी प्रोडक्ट लेके और उसको उसमें चार्ज करके, ठीक है, और फिर आपको उसकी मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर अगेन वही कंडीशन आ गई, ऐसे है, मान लीजिए ये आपका सेल्फ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाटा लॉगर कितने हैं, डाटा लॉगर नंबर्स, डाटा लॉगर्स एंड मैपिंग टाइम और पीरियड वुड बी माई अप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, वही आपका जो मैं, अच्छा इसमें क्या है कि जो मैपिंग पीरियड होगी लोडेड, तो इसमें मैं आपको साइंटिफिक अप्रोच बताता हूं कि बेसिकली हम कहां से, मतलब ये थॉट प्रोसेस आता है कि एम्प्टी कंडीशन मैंने क्या बोला आपको, 24 से 48 घंटे। यहां पे क्या करेंगे, लोडेड कंडीशन में जो मेरा टाइम होगा ना थोड़ा बढ़ जाएगा, राइट। क्यों, रेशनल, क्योंकि पहले तो चैम्बर खाली था, अभी हमने क्या किया, इसमें माल डाल दिया, मटेरियल रख दिया। तो एक तरह से क्या हो गया, इसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा कंडीशन इसकी वर्स्ट कर दी कंपेयर टू इट्स लास्ट स्टेज। जो इसका लास्ट स्टेज था पहले खाली में था, अभी ये पूरा का पूरा भरा है, इसको भर दिया मैंने, एक लोडेड कंडीशन दे दी। तो जाहिर सी बात है, जो भी इसकी कूलिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, जो कूलिंग इफेक्ट होगा, तो मैंने डाटा लॉगर हमने मान लीजिए डाल दिया, एक तो इनबिल्ट डाटा लॉगर है, और उसके साथ हमने एक्सटर्नल में डाल दिया मान लीजिए, ठीक है। तो जो भी कूलिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, जो भी अक्रॉस द चैम्बर, ठीक है, वो धीरे धीरे होगा, करेक्ट, क्योंकि खाली है तो मान लीजिए जल्दी जल्दी जो भी उसके अलग अलग पूरे चैम्बर के अंदर अलग अलग जो लोकेशन है, वहां पे वो जो कूलिंग इफेक्ट है इजिली पहुंच जाएगा, राइट। बट हमारे लोडेड में तो, क्योंकि भाई वो जो भी कूलिंग, जो भी मतलब जो कूल्ड एयर है, वो मटेरियल से मतलब जाके मतलब पेनिट्रेट करेगी, राइट। उस थोड़ा उससे मतलब उसका मतलब इंटरेक्शन होगा, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। और मेरा चैम्बर को मैंने थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन में सर्कुलेट कर दिया, इसलिए जो मेरी मैपिंग टाइम होती है उसको इनिशियली फॉर पीक्यू क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, एटलीस्ट 72 आवर्स कर देते हैं, 3 दिन, या फिर अगर मोर कॉम्प्लेक्स है तो 72 आवर्स टू 96 आवर्स कर सकते हैं इनिशियली, मतलब 3 दिन से 7 दिन तक कर सकते हैं हम, ठीक है, पेनिट्रेशन में इनिशियली। और अगर एक बार जब मेरा क्वालिफाई होगा, जो कि आगे बताऊंगा रिक्वालिफिकेशन में, उस केस में थोड़ा सा हम उसको मतलब एक रन ले सकते हैं, एक एम्प्टी और एक रन 24 घंटे का, और वैसे, और उसमें एक दिन एक साइकिल लेते हैं 24 घंटे की, वो हमारे रिक्वालिफिकेशन में मैं आगे बताऊंगा। बट इनिशियली 72 घंटे से लेकर 96 घंटे के बीच की साइकिल लेते हैं, इन ऑर्डर टू चैलेंज ऑल द क्रिटिकल पैरामीटर्स, और अच्छे से उसको मतलब क्वालिफाई करने के लिए हम ये कंडीशन पकड़ते हैं, ठीक है। तो और डाटा लॉगर की अगर बात करें, तो डाटा लॉगर हमारा जितना क्वांटिटी एम्प्टी में था उतना ही रहेगा, डाटा लॉगर क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, राइट। इट मे चेंज, इट कैन बी चेंज, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द चैम्बर, कितना चैम्बर क्या क्रिटिकलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेस, जो कि रूटीनली में ये प्रोसेस अडॉप्ट करेगा, उसके केस में कितनी सी क्रिटिकलिटी है, उसके केस में मेरे डाटा लॉगर की संख्या बढ़ भी सकती है। 9 था एम्प्टी में, इसको 15 लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा। बट जनरली अगर हम मिनिमम 9 डाटा लॉगर भी पकड़ रहे हैं ना, 9 डाटा लॉगर्स, तो वो भी मेरा that can be sufficient in order to challenge this particular equipment. So ये है मेरा फ्रेंड्स अबाउट empty study and loaded chamber study about the equipments, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया कोल्ड चैम्बर का। इसी तरह से आप कोई भी जितने भी स्टोरेज इक्विपमेंट है, चाहे वो इंक्यूबेटर हो, चाहे फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, चाहे भी और जितने भी मतलब कूलिंग कैबिनेट्स हो, जितने भी मतलब हमारे स्टोरेज इक्विपमेंट है, जो कि अल्टीमेटली मेरे यूज हो रहे हैं फॉर स्टोरेज एक्टिविटी ड्यूरिंग इट्स रूटीन यूज, तो सबको मैप करने का यही तरीका है। इनिशियल में एट पीक्यू स्टेज पे हम एम्प्टी कंडीशन लोडेड, ये भी हमारा 3 रन लेंगे, 1 2 3 एट दिस कंडीशन, रन 1 रन 2 रन 3, तीनों को 72 से 96 घंटे के बीच का साइकिल लेके 3 रन परफॉर्म करते हैं। और एक बार हमें सक्सेसफुली रिजल्ट मिल गया हमें दोनों कंडीशन का, और एक बार जब हमारा मैपिंग कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वेंडर जो हमारा है, जो कि ऑब्वियसली हम थर्ड पार्टी वेंडर से कराते हैं, अगर हम चाहें तो प्लांट की इंजीनियरिंग इन हाउस भी कर सकते हैं, बट जनरली फॉर द सेफर साइड हम क्या करते हैं, डाटा हम एक्सटर्नल वेंडर हायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टेक्निकल एग्रीमेंट होता है हमारे प्लांट का उस वेंडर से,
ठीक है, उसके बेसिस पे हम कराते हैं। और एक बार मैपिंग रिजल्ट मैपिंग कंप्लीट हो गई, डाटा लॉगर उसने मतलब बाहर निकाल लिए, और जब जो भी हमें फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है उस रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, देखते कोई एक्सकर्शन ड्यूरिंग द एंटायर स्टडी जो भी हमारा एक्सकर्शन वगैरह है, वो अगर उसमें एक्सकर्शन नहीं है, सब सारे लोकेशन पे जहाँ जहाँ डाटा लॉगर प्लॉट किया था, ठीक है, सब में आपका यूनिफॉर्म जो भी हमारे कंडीशन में टिकेट कर दी, सब में यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ रहा है, राइट। उस केस में हम मान चलते हैं कि हमारा ये इक्विपमेंट है वो हमारा सक्सेसफुली क्वालिफाइड है, और इट कैन बी रिलीज फॉर इट्स रूटीन यूज, राइट। ये हमारा हो गया, ठीक है। ये तो हो गया फ्रेंड मेरा इनिशियली जब हम क्वालिफाई करते हैं IQ OQ के बाद जब PQ करते हैं तो 3 रन एम्प्टी के और 3 रन लोडेड के लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जब ये हो गया तो जब हम रिक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया प्लान करते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको फॉर रिक्वालिफिकेशन, राइट, रिक्वालिफिकेशन। तो इससे क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, जो कि किसी भी इक्विपमेंट करता है, जब भी कोई मेजर मॉडिफिकेशन हो उस केस में रिक्वालिफिकेशन करेंगे, मेजर मॉडिफिकेशन, ठीक। या फिर आपका जो भी पीरियोडिक हो गया, पीरियोडिक क्वालिफिकेशन, वो आएगा, वो रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि 6 मंथ पे, और डिपेंड करता है 6 नॉर्मली हम ये जो है आपका है सबको हम 1 इन ईयर प्लान करते हैं, राइट। ऐसा कहीं लिखा नहीं है बट जनरली हम अडॉप्ट करते हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ±1 मंथ, ठीक है। ये हो गया पीरियोडिक वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, अब मैं एक और चीज बता रहा था आपकी, जब हम रिक्वालिफिकेशन करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे, जो मेरी एम्प्टी और लोडेड है ना, एम्प्टी कंडीशन एंड लोडेड, एक रन ईच, दोनों के एक साइकिल लेते हैं फॉर 24 घंटे के लिए, ओनली फॉर 24 आवर्स, दैट इज सफिशिएंट। वो इतना मेरा दैट इज सफिशिएंट फॉर इट्स रिक्वालिफिकेशन, इन ऑर्डर टू मीट इट्स रिक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ये मेरी 24 घंटे की एक साइकिल एम्प्टी की, एक साइकिल लोडेड की लेके हम इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब चैम्बर के इक्विपमेंट के केस में फ्रेंड्स, जब भी मैपिंग करते हैं तो उसमें सीजनल वाला जो मैं बताया था आपको पार्ट 2 में, सीजनल मैपिंग केवल हमारे एरिया की होगी, जिसमें हर साल 3 कंडीशन मिटिगेट, जैसे मैं बताया था पार्ट 2 में, अगर आपको नहीं देखा जाके देख लिया वो वीडियो, उसमें बताया मैंने कि समर, विंटर एंड आपका रेनी सीजन, ये हम एरिया केस में कवर करते हैं। और इक्विपमेंट केस में 1 इन ईयर हमारा जो भी हमारा रिक्वालिफिकेशन का जो भी हमारा प्लांट का VMP बोलता है, शेड्यूल होगा जो जिसमें मैंने डिसाइड किया होगा, उसमें मैं आपको ये एक रन हम जब भी हमारा शेड्यूल आता है हमारा, उस पर हम ये करते हैं, राइट। तो ये है फ्रेंड्स मेरा आज का पार्ट 3 अबाउट टेम्परेचर मैपिंग, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या डाउट है, आपको और जो आप जनरली प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं अपने प्लांट में, उस प्रैक्टिस में और आज जो मैंने आपको बताया उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा, कुछ आपको डाउट है तो प्लीज पूछिए। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बिल्कुल मत दबाइए, राइट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच देखने के लिए।